तमाम तर सूरत हाल पे रियर एडमिरल फैसल अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल अली शाह साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हम देख रहे हैं, खत्ते में तशवीशनाक सूरत हाल है। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग में कूद पड़ा है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और दुनिया जो है एक बड़ी जंग की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है। हम सियासी, सिफारती और इक़्तिसादी बुरहान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक गैर ज़रूरी कदम था, नामुनासिब कदम था और मैं इसको गलती के ज़ुमरे में डालता हूँ कि ये यकीनन एक गलती है जो कि शायद अमेरिका को नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या कैलकुलेशंस हैं, लेकिन जो हमारे सामने डेटा मौजूद है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि इसका जवाब नहीं था। तमाम दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज बशमूल अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ये कह रही थी कि ईरान इस तरफ नहीं बढ़ रहा। इस वक्त उनकी कांग्रेस में ये बहस हो रही है कि हमसे क्यों नहीं ये डिटेल्स शेयर की गई और हमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, हमारे बगैर इस जंग का आगाज़ क्यों कर दिया गया है, क्योंकि अब अमेरिका बाकायदा इस जंग का हिस्सा बन गया है और सदर ट्रंप के मुआवजे की बात हो रही है। तो आप ये देखिए कि एक बड़ा गलत ट्रेंड सेट हो रहा है कि वो ना तो इंटरनेशनल सिस्टम को मानते हैं, ना वो अपने मुल्क के सिस्टम को मानते हैं और जो उनके दिमाग में है, जो उनके दिल में है, उसकी मनमानी वो कर रहे हैं। बावजूद इसके कि उनकी मजम्मत भी की जा रही है, लोग उनको मना भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि मैं सही हूँ और ये एक गलत प्रेसिडेंट है दुनिया में। जिस मुल्क के पास ताकत होगी आइंदा वो किसी भी वीक मुल्क पे, कमज़ोर मुल्क पे हमला कर सकता है, ये कह के कि मैं समझता हूँ कि ये हमला मेरे हक में है। अमेरिका को इस जंग से या ईरान से कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था और ना है। उसके कुछ मिलिट्री बेसिस ज़रूर मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, उसके शिप्स इस वक्त बहरे अरब में मौजूद हैं और खलीज फार्स में मौजूद हैं। क्या अमेरिका ने अपने लोगों को जानबूझ के इस जंग में नहीं धकेल दिया है? क्या उनके ऊपर अब खतरात के बादल नहीं मंडला रहे हैं क्योंकि ईरान को ये मजबूर कर दिया गया है कि आपने रिस्पॉन्ड अब करना है? तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमेरिका के कदम के बाद अगर कुछ होता है तो उसका इल्ज़ाम ईरान को नहीं देना चाहिए, बल्कि अमेरिका और इजराइल को इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहिए कि आप जंग को इस नहज पे ले आए हैं जहाँ पे ईरान को अब जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। और उस जवाबी कार्रवाई की सूरत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायद दुनिया के और ममालिक, खित्ते से बाहर के ममालिक, वो भी इससे अफेक्ट हों क्योंकि हम एक इक्तिसादी बुरहान की तरफ भी चल रहे हैं। अगर खलीज फार्स को या अपनाए हुर्मुज़ को ईरान छेड़ता है और उसको डिस्टर्ब करता है तो दुनिया की मईशत पे अफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से 30% तेल दुनिया का जाता है, 50% गैस जाती है। तो ये हम एक बहुत बड़े बुरान की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि जो दुनिया के दूसरे रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं जिसमें रशिया और चाइना सर फहरिस्त हैं, उनको चाहिए कि वो अपना सिफारती और सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करें इस वक्त पुरजोर तरीके से और इसको मज़ीद आगे बढ़ने से रोकें। लेकिन फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, ट्रंप की पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है? पिछले दिनों जो उनके स्टेटमेंट हमने देखे, मुसलसल उनके स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस किस्म का अमन कायम करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इलीगल हमला करके ईरान पे, और फिर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की हिमायत भी उनको हासिल नहीं थी? देखिए, उनकी पर्सनालिटी तो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल है। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अभी 2 दिन पहले तक जब हमारे COS उनसे मिले थे, उससे एक दिन उस दिन तक वो कहते आए कि ईरान से अब बातचीत का वक्त गुजर गया है, देर हो गई है और हम अब अटैक करेंगे। फिर जब हमारे COS मिले तो ट्रंप की स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई कि नहीं, हम ईरान से बातचीत कर सकते हैं, हम 2 हफ्ते में फैसला करेंगे, 2 हफ्ते का टाइम है। फिर यूरोपी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात भी हुई ईरानी वज़ीर ख़ारजा से। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम दोबारा भी उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं और आपकी बात सही है कि ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। आज कुछ हैं, कल कुछ हैं, शाम को कुछ हैं, सुबह कुछ हैं। तो उन्होंने ये कदम उठा के मज़ीद
ये जो डाउट है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसको तक़वियत पहुंचाई है कि आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं उस पर नहीं बिलीव करना चाहिए, अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। बिल्कुल अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि ट्रंप की स्टेटमेंट्स तो बारहा चेंज हो रही हैं, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट से ट्रंप की सिफारती एज जो है, उसका डिप्लोमेटिक एज जो है अमेरिका का, उसको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि अगर बार बार इसी तरीके से स्टेटमेंट्स चेंज होती रही तो ये चार्टर की तो कोई भी खिलाफ वर्जी कर सकता है। जब अमेरिका की जानिब से की जा रही है तो कोई और मुल्क तो क्या ही हैसियत रखता है? का पुलिसमैन कहता है और उसका दावा ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल लॉज का जो रिवाज है वो मैं कायम करूंगा दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। ये अमेरिका का दावा रहा है पिछले 50-60 सालों में। तो आज अगर अमेरिका ही उस रिवाज की पामाली कर रहा है, अगर अमेरिका ही इंटरनेशनल सिस्टम्स और रूल्स को नहीं मान रहा है, तो आप क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हैं? फिर तो अगर किसी और खित्ते में कोई और मुल्क किसी और मुल्क के ऊपर इस जवाब पे हमला करता है कि जी मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए जायज़ है और मुझे ख़तरा था और मैं बावजूद इसके कि मुझे सब मना कर रहे हैं लेकिन मैं अटैक करूंगा, तो अमेरिका उसको कैसे रोक सकता है? ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो रही है। दूसरी गलत प्रेसिडेंट ये सेट हुई है गलत कि आप देखिए इंटरनेशनल लॉ के तहत आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक नहीं कर सकते हैं, और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी एडवांस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को आपने अटैक कर दिया। और ये रूल इसलिए बनाया गया है कि इनको अटैक करने से जो ताबकारी है वो उसके असरात को आप नहीं रोक सकते, किसी तरह नहीं रोक सकते, वो कहीं भी जा सकते हैं। तीसरी गलत नैरेटिव ये हुआ है कि ट्रंप साहब पिछले 2 दिन से ये कह रहे हैं कि ईरान क्योंकि पिछले 50 सालों से मर्ग बर अमेरिका मर्ग बर इजराइल कह रहा है, यानी डेथ टू अमेरिका डेथ टू इजराइल कह रहा है, तो इसलिए हमें उनसे बदला लेना ज़रूरी बनता है। वो ये नहीं देख रहे कि प्रैक्टिकली ईरान आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे बातचीत करने को तैयार है, मसले का हल बातचीत के ज़रिए निकालने पे तैयार है, कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार है, कुशन देने पे तैयार है। वो ये नहीं देख रहे। तो साबित ये हुआ कि जो आप कह रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए, जो आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं। सही। लेकिन फैसल साहब, आप समझते हैं एक जहन में सबके सवाल अब ये उभर कर आ रहा है कि ईरान के पास अब क्या ऑप्शन बाकी रह गए हैं जब अमेरिका ने हमला कर दिया है? ऑब्वियसली ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान पहले भी एक वार्निंग दे चुका है कि अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा अगर अमेरिका ने ये गलती की। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस किस्म की बार बार रिटेलिएशन हो रही है। पहले हम देख रहे हैं अमेरिका कह रहा है कि नहीं जी हमें नोबेल इनाम मिलना चाहिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद फिर इस तरह से अचानक हमला कर देना। सदर डोनाल्ड ट्रंप तो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन में ये कहकर आए थे कि मैं जो दुनिया में जारी जंगें हैं उनको रोकूंगा। चाहे यूक्रेन की जंग रोकना चाहिए वो नहीं रोकी, पैलेस्टीन और इजराइल में उन्होंने मुदाखलत की वो नहीं रोकी, इंडिया पाकिस्तान की जंग उन्होंने रोक दी, तो उसका वो क्रेडिट हर जगह बताते हैं कि मैंने वो जंग रोक दी है। लेकिन जो जंगें चल रही थी उन पे उनका कोई असर नहीं हुआ और खुद एक नई जंग में शामिल हो गए हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो ट्रंप साहब हैं वो एक अजीब डगर पे चल रहे हैं। और ईरान के पास देखिए अभी मिसाइल वॉरफेयर तो वो चल कर रहा है, अभी उसने अटैक किया इजराइल पे दोबारा। और अब ईरान की अमली ये रही है कि शुरू में वो अपने हल्के मिसाइल भेजता था ताकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम वीक हो। को शायद पता हो कि $144 मिलियन लगते हैं इजराइल के ईरान के एक मिसाइल को गिराने में। तो आप इमेजिन करें कि कितने मिसाइल अभी तक ईरान ने फेंके हैं। और हम ये देखते हैं कि इजराइल कहता है कि जी मैंने उनके मिसाइल फजा में मार दिए। तो एक मिसाइल मारने में $144 मिलियन लगते हैं। तो कितने मिसाइल मारे हैं और कितना इजराइल की इकोनॉमी को फर्क पड़ा है ये हम कैलकुलेट नहीं करते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ईरान के मिसाइल वहां नहीं पहुंच सके, लेकिन वो उसकी इकोनॉमी को डेंट कर रहा है। दूसरा, ईरान के पास जो हरबा है, और अब ईरान जो है अपने अच्छे हाई एंड मिसाइल जो है वो भेज रहा है जो कि पेनिट्रेट कर रहे हैं उनके डिफेंस सिस्टम में और गिर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। दूसरा, ईरान के पास जो एक मैं समझता हूँ स्ट्रेंथ है वो ये खलीज फार्स की है और अपनाए हुर्मुज़ की है, जहाँ पे उनका जोग्राफिया उनको ये ताकत प्रोवाइड करता है कि वो खलीज फार्स को और अपनाए हुर्मुज़ को डोमिनेट करें।
اور انہوں نے اپنی جغرافیہ کو یوز کرتے ہوئے وہاں پہ بہت اچھا مربوط قسم کا عسکری سسٹم ترتیب دیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ منٹوں کی بات ہے کہ وہ اپنا ہرمز کو بند کر دیں یا خلیج فارس کو ڈسٹرب کر دیں. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان کو فرق پڑے گا, اس کے آس پاس جو ممالک ہیں بشمول پاکستان ہمیں فرق پڑے گا, اور جو دور کے ممالک ہیں چائنا ہے, فار ایسٹ ہے, ان سب کو فرق پڑے گا کیونکہ سب کا تیل اور گیس یہاں سے جاتا ہے. بالکل, اور تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا, یقینی طور پہ مہنگائی بھی آسمان کو جائے گی اگر یہی صورتحال چلتی رہی, جو کہ لگ بھی رہا ہے جب سے امریکہ تیسرا شریک بن گیا اس جنگ کا. لیکن فیصل صاحب, آپ سمجھتے ہیں چائنا اور رشیا کا کردار بھی بڑا اہم ہے, کوئی ایکسپیکٹڈ رد عمل ہم دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ چائنا اور رشیا کو اپنا ویٹ ڈالنا چاہیے ضرور اس میں, اب سفارتی طور پہ, سیاسی طور پہ وہ خطرے میں ہیں. چائنا کی اکانومی جو ہے اس کو بہت فرق پڑ سکتا ہے اگر اس کی انرجی سپلائیز ڈسٹرب ہوں تو. اسی طرح رشیا اپنا رسوخ اس علاقے سے ختم نہیں کرنا چاہے گا, تو اس کے بھی انٹرسٹ یہاں پہ ایٹ اسٹیک ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو اب میدان میں آنا چاہیے, سفارتی میدان میں اور سیاسی میدان میں, اور اپنا کردار بھرپور طریقے سے انجام دینا چاہیے. بالکل, اپنا کردار بھرپور طریقے سے انجام دینا چاہیے. اچھا, پیٹرول پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں, پاکستان کی معیشت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے فیصل صاحب؟ دیکھیے, ہماری 90% سے زیادہ جو تجارت ہے وہ سی سے آتی ہے, اور ہمارا 100% تیل سی سے آتا ہے. تو ہم ایک اتنی بڑی کنٹری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کئی مہینوں کے ذخائر موجود ہوں. ہمارے پاس ظاہری بات ہے کہ ایک لمیٹڈ ذخائر موجود ہوتے ہیں, اور پھر ہم ان کو ریپلینش کرتے رہتے ہیں نئے تیل سے. تو اگر یہ پرائسز بڑھ جاتی ہیں یا ترسیل بند ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں تو آلریڈی ہماری معیشت ویک ہے, ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, ہمارے لیے اس سچویشن کو سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے لوگوں کی زندگیوں پہ اس کا اثر پڑے گا. تو ہمیں بھی اب, کیونکہ ہمارا ایک ماشاءاللہ اسٹیچر اس بنیان المرصوص کے بعد اچھا ہوا ہے, خطے سے باہر کے ملک ہماری طرف دیکھتے ہیں, تو ہمیں اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرنا چاہیے, اپنی آواز بلند کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا اپنا انٹرسٹ بھی ایٹ اسٹیک ہے اس قصے میں. تو یہ ہمارے بالکل ہمسائے میں جنگ آ گئی ہے. ہمسائے میں جنگ اگر آ جائے تو وہ ظاہری بات ہے کہ ہمسایوں کے لیے بھی اچھی ثابت نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں کرنا چاہیے, اور ہمارے وزارت خارجہ نے اس وقت بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور میرا خیال کہ ہمارا جو اثر ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. بالکل, ہمارا جو اثر ہے اس کو استعمال کریں گے. ساتھ ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں خطے میں ہوتی ہوئی, خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے. امریکہ تیسرا شریک بن گیا ہے ایران اور اسرائیل جنگ کا. اس تمام تر صورتحال پہ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا. ریئر ایڈمرل فیصل علی شاہ صاحب ساتھ موجود ہے, احتشام الحق سینئر تجزیہ کار, آپ دونوں کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.